हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें एमसीक्यू लगा रहे हैं। आज विविध पढ़ेंगे। विविध का पार्ट 1 कल हो गया था, आज पार्ट 2 और लास्ट होगा। लास्ट एपिसोड आज का हमारा, ठीक है। लास्ट पार्ट में ख़त्म आज विविध, और फिजिक्स भी खत्म। केमिस्ट्री शुरू करेंगे कल से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 67 क्वेश्चन करेंगे आज, 66 तक कर लिए थे। डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में, नहीं डिजिटल साइन जो होते हैं, डिजिटल साइन उनके बारे में बताना है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान नहीं बताता। इंटरनेट पर सूचना सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण में प्रयुक्त होता है, नहीं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित रहे, ये बात सही है। 3 है ना, दूसरा गलत है, केवल 3 सी ऑप्शन। चलो बाकी पढ़ लिया जाए, दिमाग नहीं लगाना है। एटीएम को जोड़ता है क्या? राष्ट्रीय प्रतिभूति निष्पक्ष किसको? भारतीय, हाँ ये जोड़ता है। एनपीसीआई होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा पूरे एटीएम्स जुड़े रहते हैं एक दूसरे एटीएम से, एनपीसीआई द्वारा। सी ऑप्शन सही है एनपीसीआई। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन आईबीए के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया गया है, ठीक है। चलो, भारत में सभी एटीएम नेटवर्क को जोड़ने का कार्य एनपीसीआई है, ये नेशनल फाइनेंस स्विच एनएफएस द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान में, अब याद रखना, वर्तमान में ये संस्था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अंतर्गत संचालित है। ये जो एनएफएस है ना, एनएफएस, ये भी एनपीसीआई के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये वाला करंट का क्वेश्चन था, ये करना नहीं है हमें। अब आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 70 क्या बोलता है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयनन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है, ऐसा है क्या? ये भी गलत है, दूसरा भी डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्यों आती हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। क्योंकि आयन मंडल में विद्युत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण संचार किरणें वापस आ जाती हैं, आयन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला देखो, आकाश, देखो बहुजन समाज पार्टी बी का तो 1 हो गया। आकाश जमीन से आकाश में मार करने वाली, ये भी सही है, 2 1 हो गया। ये मिलाने थे सूची 1 से सूची 2, हैं। जमीन से आकाश में मार करने वाली आकाश है, और पृथ्वी क्या है? जमीन से जमीन पर मार करने वाली, और मिराज लड़ाकू विमान है। तो क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 है कहीं? 2 1 3 4 डी ऑप्शन, ठीक है जी। चलो, जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी हो गई, और मिराज एक जहाज है, लड़ाकू विमान है। दक्षिण गंगोत्री क्या है भैया, कहाँ पे है? यह है अंटार्कटिका में। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में उपस्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र क्या था? नाम दक्षिण गंगोत्री था। कब? 1984 में स्थापित किया गया। भारत का दूसरा मैत्री था, 89 में स्थापित किया। अंटार्कटिका के लॉर्ड्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, क्या नाम है? भारती। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती है। दक्षिण ध्रुव के सोच में क्या क्या नाम से संस्थापित है? हमारा भारतीय स्टेशन, है ना। क्या है? दक्षिण यमुनोत्री नहीं, दक्षिण गंगोत्री, ये ऐसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? भारतीय। हाल मतलब देखो कब पूछा है, 9 में पूछा है, तो मतलब चल रहा था उस टाइम काम। 11 जनवरी 2011 को अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध संस्थान कौन? भारती की आधारशिला रखी गई 11 में, और 12 में तैयार हो गया। दक्षिण गंगोत्री 1983 में पहला, और भारती मैत्री दूसरा था 89 में। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध संस्थान क्या है? भारती। उस टाइम चल रहा था निर्माणाधीन, 12 में तैयार हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं बताना है। तो आइसोबार वायुदाब सही है, आइसो हाइट ऊंचाई, आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, आइसोबात गहराई सही है क्या? ये कौन सा सही नहीं है इसमें? आइसो हेलाइन सही नहीं है, बर्फ वर्षा नहीं है। आइसो हेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को समान लवणता, आइसो हेलाइन समान लवणता, ठीक है। बाकी आइसो बात गहराई, आइसो हाइट ऊंचाई। कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता? घनत्व तो पिक्नोक्लाइन घनत्व को, देखो पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रणाली को दर्शाता है। हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तीव्र तापमान, थर्मोक्लाइन गहराई के साथ तीव्र तापमान, ठीक है। 78वीं करंट का क्वेश्चन था, ये छोड़ दो, आ जाओ 79 पे। अगर देखना है तो देख सकते हैं। BMP-2 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा विकसित पैदल सेना युद्ध में प्रयोग लाया जाने वाला वाहन था BM-2, है, जिसे भारतीय संस्करण सारथ नाम दिया गया। सारथ उस टाइम आया था, ये भारतीय सेना में शामिल हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, किसने कहा? तो कल्पना चावला।
हाँ, ये श्रेय कल्पना चावला का, ये उक्ति जो है कल्पना चावला की है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कौन? कल्पना चावला थी। कोलंबिया कोलंबिया यान था, उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और 7 यात्री मारे गए, तो उनमें से कल्पना चावला भी एक थी। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, यह कल्पना चावला का ही कथन था। प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ बनाया गया था? इंपोर्टेंट है, नंगल में। मोस्ट इंपोर्टेंट, सदा इंपोर्टेंट रहेगा ये है। देश का पहला भारी जल संयंत्र पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल कस्बे में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के परिसर में 1962 में, नांगल पंजाब में, ठीक है, याद रखना। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो भैया ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, थोड़े से, तथा अतिचुंबक के नजदीक आने से बहुत तेजी से चुंबकित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम, ये सब अनुचुंबकीय हैं। ओके, मतलब बहुत बड़ी चुंबक आएगी तभी चुंबकित होंगे। कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो फेंसियम जो है द्रव अवस्था में होता है। देखो, कमरे के तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान माना जाता है। ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में होते हैं, ब्रोमीन मरकरी द्रव रूप में। यद्यपि सीजियम, रूबिडियम, फेंसियम, गैलीलियम कमरे के तापमान पर या कुछ से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। ये सब गैलीलियम, फेंसियम, रेडियम, ये सब। कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं है? तो ये एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ हैं, लेकिन एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, पैरामैग्नेटिक। जो अतिचुंबक आने से ही चुंबकित होते हैं, वही होते हैं अनुचुंबकीय। निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय? तांबा नहीं अचुंबकीय होता है, डी, तांबा अचुंबकीय। चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? तो उत्तर दिशा में करती है कभी भी। चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक सदैव उत्तर की ओर रहती है। चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, अतः सुई की नोक उसके आधार भाग के द्रव्यमान से कम होती है, इसलिए वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। देखो, निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, बी ऑप्शन है। किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। जैसे ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गए। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि आलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण चढ़ा रहता है, बस इतना याद रखो ना, छोड़ दो। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? स्फटिक क्रिस्टल, तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर। इसको समझो थोड़ा सा। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। ओके, अगला, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्य क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। ओके, घड़ी में प्रयुक्त होने वाले कार्य क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। ओके, कार्य में ऑक्सीजन सिलिकॉन के परमाणु आपस में मिलकर चतुष्फलकीय आकृति का निर्माण करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा क्या होता है? तो भैया क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक घड़ी समय निर्देशित करती है, तो यही कार्य लोलक की तरह काम करता है। यही कथनों पर विचार करना है आपको। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। ये सही है, ये बात तो दूसरी सही है, बिल्कुल, है ना। तो एक और दो दोनों सही हैं। सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ? कोयम्बटूर में नहीं, ये कहाँ? गोवा में। ये तीसरा गलत है। वर्निस 70 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है, नहीं, ये भी गलत है। केवल एक और दो सही है। देखो क्या होता है भैया, द्रव क्रिस्टलीय पद्धति, पतला सपाट डिस्प्ले होता है, ये हमने पढ़ाई दिया। देखो, मोडेम कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ता है, फोन लाइन के एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में और कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ना, मोडेम। राष्ट्रीय समुद्रिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे? गोवा में है, जबकि प्रादेशिक केंद्र कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम में। ये देखो, वर्जिनिस 70 पीला बौना तारा, इंपॉर्टेंट है, तारा है जो वर्गो नक्षत्र के 59 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, वर्जिनिस 70। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किस लिए? सभी में होते हैं, प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटर में, द्रव क्रिस्टल सभी में ना। ओके, 16 अनुपात 9 के चित्र अभिमुखा अनुपात यानी पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो और डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना? 180। 1080 का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है 920 इंटू 1080 होता है। ये बी ऑप्शन सही है। या 16:9 में इसका मतलब होता है HD क्वालिटी। 1080 तो फुल HD होते हैं, फुल HD की रेजोल्यूशन को बोलते हैं। इसमें यह 1920 गुणा 1080 पिक्सल का होता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस रट लो, ये क्वेश्चन आने नहीं है, ये आउटडेटेड है सब। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विद्युत संदीप्ति, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत संदीप्ति। ओके,
ये चीज़ें याद करना, जब मैं बोलूँ उसको याद रख लेना। डायोड, एलईडी होती है भैया, लाइट एमिटिंग डायोड, एक ऐसा अति मिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश सर्जित करता है। इन डायोडों में अलग अलग अर्धचालक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। इनके अनुसार ये विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। गैलियम फॉस्फाइड हरे रंग का, सिलिकॉन कार्बाइड नीले रंग का, गैलियम आर्सेनाइड अवरक्त किरणें यानी अदृश्य प्रकाश सर्जित करता है। और प्रकाश सर्जक डायोड विद्युत संदीप्ति यानी इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, कौन सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा राइट है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनोग्राफी इन्फॉर्मेशन वाला हैदराबाद में, ये सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में, ये भी सही है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर ये बेंगलुरु में नहीं है, कहाँ है फिर ये है भैया गोवा में। अंटार्कटिका महासागरीय अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र वास्को डी गामा बेंगलुरु में नहीं, जबकि गोवा में। कौन सा सुमेलित है, अब की बार बताना है सुमेलित है। तो भैया स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में, ये सही है डी। अब देखो विक्रम साराभाई कहाँ है, श्रीहरिकोटा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में, अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है ना। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में। और सार क्या, HSAR श्रीहरिकोटा में। कौन, सार श्रीहरिकोटा में, और विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। इंपॉर्टेंट संस्थान अवस्थिति, केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहाँ पे है ये तो वाराणसी में। ये कहाँ पे है, वाराणसी में। तो इसका हो जाएगा 5 पहले में, 5 हो जाएगा पहले में, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, मुंबई में। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में 3। और केंद्रीय औषधि तथा विदेशी भाषा संस्थान, ये कहाँ पे है, ये धर्मशाला में। तो कौन सा आ गया, ये कहाँ पे, ये है उसमें हैदराबाद में। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 5 2 3 1। देखो समझ रहे हैं। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अनुसंधान अध्ययन संस्थान तिब्बतन, ये वाला वाराणसी में हो गया। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, विदेशी भाषा और अंग्रेजी संस्थान हैदराबाद में इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड यौगिक साइंस कहाँ पे है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है, पढ़ लिया हम लोग अभी बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोथेरेपी एंड यौगिक साइंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनता है क्या, ये GAS गैलियम आर्सेनाइड और सौर सेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से GAS यानी गैलियम आर्सेनाइड बनता है। इसका मतलब होता है कि इसके माध्यम से अंतरिक्ष में सैटेलाइट को आवश्यक ऊर्जा मिलती है, किससे, गैलियम आर्सेनाइड से। ओके, सूची 1 तो सूची 2 से मिलाना है, चलो मिला देते हैं। तो देखो हाईटेक सिटी किसको बोलते हैं, अच्छा देखो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा हो गया। उसके बाद साइंस सिटी किसको, हैदराबाद को बोलते हैं, साइंस सिटी नहीं, साइंस सिटी हैदराबाद नहीं, हाईटेक सिटी हैदराबाद। और साइंस सिटी कोलकाता, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो कौन सा हो गया, तो देखो हाईटेक सिटी हैदराबाद 4, उसके बाद 3 और 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, भैया बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये लखनऊ हो गया, रॉकेट प्रक्षेपण थुम्बा हो गया, साइंस सिटी कोलकाता, और हाईटेक सिटी हैदराबाद। इंपॉर्टेंट भाषा अनुसंधान भी, भाषा अंग्रेजी अनुसंधान भी हैदराबाद में, और हाईटेक सिटी भी हैदराबाद। ओके, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे होती है, प्रयोग करती है किसका, सिलिकॉन परमाणु का, है ना, नहीं स्ट्रोंशियम परमाणु का, सिलिकॉन नहीं, स्ट्रोंशियम परमाणु, सी ऑप्शन। जिला यानी जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एस्ट्रोफिजिक्स अमेरिका के प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञान अनुसंधानों में से एक है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ हजार ट्रोंसियम, चांदी के समान एक चमकीला पदार्थ होता है ट्रोंसियम, परमाणु पर आधारित एक घड़ी का निर्माण किया। ऐसी आणविक घड़ी है जो सबसे सटीक समय बताएगी, ठीक है, अमेरिका में बताई गई है। एक कार्बनिक माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किसमें, टेलीफोन में। माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करता है। कार्बन माइक्रोफोनों के उपयोग के उदाहरण प्रारंभिक टेलीफोन पुनरावर्तकों में मिलते हैं, जिनके कारण निर्वात नलिकाओं के युग से पहले भी टेलीफोन पर लंबी दूरी की बातें होती थीं। ग्रहों के नियम केपलर द्वारा, गति के 3 नियम दिए है ना केपलर ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये बोला था। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण छोड़ो ना, इसको MRI है ना, MRI किस घटना पर है, तो ये है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। देखो MRI होते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग के शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी कार्यप्रणालियों को बार बार अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त करता है।
MRI नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर काम करता है। MRI तकनीक का उपयोग MRI में किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग नहीं होता, किसका उपयोग नहीं होता है? तो भैया इसमें एक या एक से अधिक, देखो किसका उपयोग नहीं होता। देखो सबसे पहले MRI द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके चुंबकीय अनुनाद टोमोग्राफी MRT भी कहते हैं। एक्स किरणों एवं गामा किरणें दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनकारी विकिरण हैं, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा में होती है। अल्ट्रासाउंड MRI दोनों ही तकनीकी में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए? किसी भी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं होता, किसमें? MRI में और दोनों अल्ट्रासाउंड में है। मतलब वो नहीं होना चाहिए, रेडिएशन नहीं होना चाहिए। अगला देखो, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब, सी मैग्नेट्रॉन ट्यूब अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगें पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया के सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में होता है। रिलैक्सो होता है, क्या है? यह क्या? सौर रिक्शा है रिलैक्सो एक पर्यावरण मित्र तिपहिया वाहन रिक्शा है। यह आंशिक रूप से पैडल और आंशिक रूप से विद्युत से चालित है। इसे विद्युत ऊर्जा एक बैटरी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जो कि सौर द्वारा चार्ज होती है, सूर्य से चार्ज होती है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है, किससे? कृत्रिम मौसम में। साइक्लोट्रॉन क्या उत्पन्न होता है इससे? साइक्लोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ? रुड़की में भैया। उस टाइम उत्तर प्रदेश था, आज उत्तराखंड है। 1853 में थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम बदलकर, ये 1853 में स्थापित हुआ था। 1948 में नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया। 2001 में इसको IIT बना दिया गया है ना, रुड़की को। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1957 को मीट्रिक प्रणाली भारत में शुरू हुई थी। और 57 से लेकर 64 तक उत्पादित पैसा को नया पैसा बोलते थे, ये भी याद है। टैक्यान से क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश गति के तीव्र गति वाले कण होते हैं, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को टैक्यान बोलते हैं, टैक्यान। ठीक है, चलो सूची 111 में करना नहीं है क्योंकि करंट का क्वेश्चन हो गया, छोड़ दो। अब आ जाओ 112 पर। 112 देखो। अच्छा, राजा रमन्ना साहब के बारे में बताना। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के निर्देशक अधिकारी थे, बिल्कुल राइट है। 1975 में पद्म विभूषण मिला, बिल्कुल सही है। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया, ये भी सही है। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम, ये भी लिखा, बिल्कुल सभी सही है, सभी सही है, एकदम ए ऑप्शन सही है। ये सभी उनके बारे में सही है, मतलब म्यूजिक से भी प्यार करते थे। ओके, चलो। वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग क्या किस लिए? खदानों के वेदन में किया जाता है। देखो बहुत चीज़ों में वाटर जेट प्रणाली में पतली पाइप के द्वारा पानी को धार बनाकर छोड़ा जाता है। इसका अनुप्रयोग खदानों से लेकर वैमानिकी तक में किया जाता है। यह काटने में, आकार देने में, वेदन कार्य में करते हैं इसका प्रयोग, है ना। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे क्या, देखा या पढ़ा जाए तो टेलीफैक्स बोलते हैं। टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थानों पर टेलीफोन द्वारा, ये टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान होता है। फैक्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक किसने? अलेक्जेंडर बेन। फैक्स अलेक्जेंडर बेन ने 1842 में। ओके। लेजर बीम का उपयोग करते हैं किस लिए? कैंसर उपचार में, आंख में, हृदय चिकित्सा, बहुत चीज़ों में होता है। देखो लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कार्निया के प्रत्यारोपण में, या किडनी स्टोन काटने में, कैंसर ट्यूमर इनको खत्म करने में, मस्तिष्क ऑपरेशन इन सब में होती है। इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, है ना। अगला देखो, सूची 1 सूची 2 से मिलाना। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जीन थेरेपी तो रक्तों के ये होता है भैया, रक्त रोगों का उपचार। क्रायोजेनिक्स पुनर्जीवित करने की तकनीक है। कोबाल्ट 60 कैंसर। तो क्या हो गया? 3 4 2 1। 3 4 2 1 है कहीं? चलो देख लेते हैं। 3 4 2 1 है, 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है। तो देखो कोबाल्ट 60 कैंसर हो गया। क्रायोजेनिक्स कम तापमान पर इंसानों और जानवरों के शरीर को संरक्षित रखने की तकनीक है भैया, क्रायोजेनिक्स है। जीन थेरेपी में रोगग्रस्त जीनों के मिलाकर रोग का निदान किया जाता है। सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये एडोब हार्डवेयर, Y2 के कंप्यूटर, गठिया यूरिक हो गया, आवाज़ का प्रोसेसिबल, ये एडोब हार्डवेयर नहीं है, डी। एडोब सिस्टम जो है कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों का उत्पाद करती है। कथन सत्य बताना, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भाई साहब सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। कौन सा सत्य है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी गैस से अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है ये।
कार्बन मोनोऑक्साइड पौधों से ग्रहण नहीं कर सकता है, प्रदूषण उत्पन्न करती है। चलो अगला देख लो। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की, नाभिक के विखंडन पर काम करता है, सिद्धांत पूछा है आधार। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की भैया, यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक अलग होकर दो बराबर खंडों के विभक्त हो जाता है, इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एटम बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? देखो, नागासाकी पहले हिरोशिमा में गिराया गया 6 अगस्त को, उसमें था यूरेनियम, और फिर नागासाकी में 9 अगस्त को, उसमें प्लूटोनियम, सी ऑप्शन। 9 अगस्त 1945 को नाम था फैटमैन। देखो पहले 6 अगस्त को, यहाँ देख लेते हैं पहले। दूसरा हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय में विस्फोटक में यूरेनियम, 9 अगस्त और 6 अगस्त। देखो 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नागासाकी पर गिराया गया प्लूटोनियम का प्रयोग। वहीं दूसरी ओर यानी 6 अगस्त को लिटिल बॉय, पहले लिटिल गिरा फिर फैट गिरा, और यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है। 12 करंट का क्वेश्चन, 22 वाला छोड़ दो। अब आ जाओ 23 भी करंट का हो गया, 24 में आ जाओ, सीधे 24 क्वेश्चन पे आ जाओ। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण किया था? ये यूएसए ने, कैलिफोर्निया में। लॉस एंजलिस टेलीविजन पर स्पेस पेट्रोल का एक एपिसोड पहला विश्व में 3D टेलीविजन प्रसारण था। ठीक है, कहाँ पे 3D प्रसारण है? अच्छा ओके। 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया जाता है? तो मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कर्ण में, निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणी शल्यकर्म में, दत्त यानी डेटा संसाधन में, ये सब में ही प्रयोग होता है, तो जानते ही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वेयरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विपणन किया जा सकता है, बताना आपको। तो किसी व्यक्ति का अवस्थापन, लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरिंग, श्रवण दोष सुक्ति, ये सब किए जा सकते हैं भैया। कौन सा? सब कुछ कह सकते हैं, डी ऑप्शन है ना, ये होता है वेरिएबल टेक्नोलॉजी। चलो, ऑस्ट्रेलिया समूह वैसेनर व्यवस्था के बारे में बताना आपको। तो ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक जैविक हथियारों के प्रणोदन हेतु सहायक होने से जोखिम को न्यूनीकृत करना है। यहाँ तक तो सही है, न्यूनीकृत करना है। जबकि वैसेनर व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है। ये इसलिए गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया है। ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिकी देश हैं, ये भी गलत हो गए। वैसेनर व्यवस्था सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीप, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। कौन सही है? टी। देखो, ऑस्ट्रेलिया समूह 1985 में स्थापित एक अनौपचारिक समूह है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन सहायक होने से जोखिम को न्यूनीकृत करना। यहाँ तक सही था। इसके 43 सदस्य हैं, इसमें यूरोपीय संघ के 27 सदस्य शामिल हैं, एशिया से भारत और जापान शामिल हैं, अफ्रीका का कोई देश इसमें नहीं है, इसलिए गलत था ये। वैसेनर व्यवस्था बहुचर्चित नियंत्रण व्यवस्था MECR है, MECR, जिसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों के दोहरे उपयोग को, वस्तुओं को तकनीकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, नियंत्रण करना है। ठीक है, इसके 42 सदस्य हैं वैसेनर व्यवस्था के, मुख्यतः यूरोपियन संघ और अमेरिकी महाद्वीप इसमें शामिल है। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका शामिल है, दक्षिण अफ्रीका से अफ्रीका शामिल है। ओके, चलो देखो, खेत में फसल पर पेस्टिसाइड छिड़कना, हाँ, निम्नलिखित गतिविधियों पर ध्यान देना है आपको। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA एक विश्लेषण के रूप में उसके हुई व्हेलों से श्वास के नमूने एकत्र करना, ये सब तकनीकी में उपयुक्त गतियों में किसे ड्रोन के द्वारा प्रयोग किया था? सभी भी ड्रोन के सबका किया जा सकता है, इन सब में ड्रोन का यूज हो रहा है आजकल, देखे होंगे आप लोग। ऊर्जा का रूपांतरण और विस्कृति बताना है। देखो, ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा से सौर सेल हो गया, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर हो गया, द्रव्यमान से ऊष्मा, ये क्या हो गया? नाभिकीय रिएक्टर हो गया, और रसायन से ऊष्मा प्रकाश, ये क्या हो गया? ईंधन हो गया। तो देखो भैया क्या होगा? 4 3 2 5, 4 3 2 5, 29 में 4 3 2 5 है, 4 3 2 5 बी ऑप्शन। ठीक है, द्रव्यमान से हो गया नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा प्रकाश में ईंधन, ईंधन। साइकिल और कार में बॉल बेरिंग क्यों लगाते हैं? पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, तो उससे घर्षण कम होता है। बॉल बेरिंग के प्रयोग से पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए घर्षण कम होता है, इसलिए लगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए क्या रेडिएटर का प्रयोग करते हैं? तो देखो, रेडिएटर का प्रयोग मोटर गाड़ियों को ठंडा करने के लिए, पॉलीग्राफी झूठ का पता लगाने के लिए, टरबाइन बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा की घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करने, गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, है ना, उससे बिजली बनती है टरबाइन से। क्वाड्रेंट नौ संचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला, क्वाड्रेंट नौ संचालन में खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए
और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ये थोड़े दो बड़े बड़े हो गए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, 131 क्वेश्चन कराए। ओके, आप लोग शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।